तो चलिए आज बात करते हैं विविधता की। मतलब एक साथ रहते हुए भी हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं और इसके असल में मायने क्या हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 3 बच्चों से कहा गया कि एक इंसान की तस्वीर बनाओ और नतीजे हमारे सामने हैं। हर ड्राइंग मतलब बिल्कुल ही अलग है ना? सबका अपना स्टाइल है, अपनी एक अलग ही पहचान झलक रही है इनमें। तो सवाल ये उठता है कि किसी की भी ड्राइंग एक जैसी क्यों नहीं है। और ये जो छोटा सा सवाल है ना, यही हमें एक बहुत बड़े और गहरे विचार की तरफ ले जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम में से हर कोई अपने आप में अनोखा है, यूनिक है। और बस यही तो विविधता की जड़ है। हम सिर्फ दिखने में अलग नहीं होते, नहीं, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृतियां, हमारे धर्म, ये सारी चीजें मिलकर ही तो हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग भरती हैं। अच्छा, इस बात को ना असल जिंदगी में समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है 2 लड़कों की, 2 समीरों की। नाम तो एक था, पर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कह सकते हैं बिल्कुल जुदा थीं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का है साइकिल पर, हम उसे कहेंगे समीर 1, और दूसरा लड़का है जो जनपद की क्रॉसिंग पर अखबार बेचता है, वो है समीर 2। अब हुआ ये कि समीर 1 ने हिंदी में कुछ कहा तो समीर 2 हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला, मतलब तुम्हें हिंदी आती है? क्योंकि समीर 1 देखने में इतना अंग्रेज जैसा लगता था कि समीर 2 ने सोचा भी नहीं था कि वो हिंदी बोल और पढ़ भी सकता होगा। और देखिए, दोनों में कितने फर्क थे। समीर 1 अंग्रेजी बोलता था तो समीर 2 हिंदी। समीर 1 हिंदू था तो समीर 2 मुसलमान। एक स्कूल जाता था तो दूसरा काम करता था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। यहां तक कि उन्होंने अपने नाम का भी एक मजेदार खेल बना लिया। एक ने कहा, तो अब तुम समीर 1 और मैं समीर 2। और बस इसी छोटी सी बात से उनकी अलग अलग दुनियाओं के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। शहर में सांप्रदायिक दंगों की खबरें आने लगीं और उस दिन के बाद समीर 2 फिर कभी नजर नहीं आया। उसकी कहानी वहीं पर हमेशा के लिए खो गई। तो समीर की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर सोचने को मजबूर करती है। क्या हर तरह का फर्क एक जैसा होता है? और यहीं पर हमें विविधता और एक और चीज के बीच के अंतर को समझना होगा। देखिए, 2 तरह के फर्क होते हैं। एक है विविधता, जैसे अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग त्योहार मनाना या अलग अलग धर्मों को मानना। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? लेकिन दूसरा फर्क है असमानता का, जैसे किसी के पास मौकों की कमी होना, स्कूल ना जा पाना। ये नाइंसाफी है। ये वो चीज है जो लोगों को पीछे खींचती। और असमानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे समाज की जाति व्यवस्था। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां समाज को काम के आधार पे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और लोग चाहकर भी अपना पेशा या अपना सामाजिक ग्रुप नहीं बदल सकते। मतलब उनका भविष्य उनके जन्म से ही तय हो जाता है। अच्छा, तो हमने विविधता की बात की, लेकिन कभी सोचा है कि ये इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, ये सारे अंतर आते कहां से हैं? इनकी जड़ें कहां हैं? असल में विविधता को 2 बड़ी ताकतें बनाती हैं। एक है हमारा भूगोल, मतलब हम जिस माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से ढल जाते हैं। और दूसरा है इतिहास। सदियों से जो यात्री, व्यापारी और नए नए विचार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को एक नया रूप देते हैं। इस बात को समझने के लिए भारत के 2 बिल्कुल अलग अलग कोनों में चलते हैं। एक तरफ है लद्दाख, ठंडा, सूखा और पहाड़ों से घिरा रेगिस्तान, और दूसरी तरफ है केरल, हरा भरा समंदर के किनारे बसा हुआ। अब इन दोनों जगहों में फर्क देखिए। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान है तो वहां भेड़ों से पश्मीना ऊन का काम होता है। खाने में मांस और दूध की चीजें ज्यादा हैं, और वहां तिब्बत का असर दिखता है जिससे बौद्ध धर्म फैला। वहीं दूसरी तरफ केरल है, समुद्र किनारे, तो वहां मसाले उगते हैं जैसे काली मिर्च और लौंग। खाने में चावल, मछली और सब्जियां हैं। और वहां का इतिहास देखिए, अरब, यहूदी, ईसाई, चीनी व्यापारी सब आए और अपनी छाप छोड़ गए। तो देखा कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर एक जगह की पूरी पहचान बना देते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी विविधता है, इतने फर्क हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि इतने मतभेदों के बावजूद कोई देश या समाज एक साथ एकजुट होकर कैसे रहता है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में मिलता है।
उस वक्त चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो या देश के किसी भी कोने से हो, सब के सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होकर खड़े हो गए थे। अंग्रेजों को हमेशा लगता था कि अरे ये भारतीय तो इतने अलग अलग हैं, इनको तो आपस में लड़ाकर आसानी से बांटा जा सकता है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही अलग हों, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक गीत लिखा गया था। उसकी एक लाइन थी, दिन खून के हमारे प्यारे न बह जाएं। मतलब आज हिंदू और मुसलमान दोनों का खून एक साथ बह रहा है। ये लाइनें उस मिलीजुली कुर्बानी को, उस एकता को सलाम करती हैं। और इसी भावना को जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्यांश में पिरोया, विविधता में एकता। मतलब एक ऐसी एकता जो किसी के कहने या दबाव डालने से नहीं आई। ये एकता तो हमारे अंदर से, हमारे दिलों से निकली थी, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार। तो चलिए आज हम भारत में समानता यानी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा वादा है जो हमारे देश की नींव में है, पर साथ ही ये एक ऐसी खोज भी है जो आज भी जारी है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और पावरफुल वादे से। एक ऐसा वादा जो भारत के हर एक नागरिक से किया गया था। पर सवाल यह है कि ये वादा आखिर आया कहां से? ये वादा लिखा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। मतलब प्रीएम्बल में। ये जो खूबसूरत पन्ना दिख रहा है ना, ये सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट की शुरुआत नहीं है। ये तो हमारे देश की आत्मा की आवाज है, जो हमें हमारे साझे सपनों की याद दिलाती है। और इसकी शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एकता का, हमारी कलेक्टिव एम्बिशन का एक बहुत मजबूत ऐलान है। ये हमें याद दिलाता है कि ये वादा हम सबका है और हम सबके लिए है। तो आखिर इस वादे का कोर क्या है? ये है बराबरी का वादा। मतलब हर किसी को बराबर सम्मान और बराबर मौके मिलें। ये कमिटमेंट है कि हर इंसान, चाहे वो कहीं से भी आता हो, उसे आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना ही चाहिए। चलिए अब इन बड़े बड़े आइडियल से हटकर जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। बात करते हैं हमारी अपनी सोच की, हमारे अपने बायसेस की। क्या हम सच में लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो होते हैं? अच्छा, जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। दो सर्जन लंच कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनी? एक पल के लिए सोचिए जरा। तो जवाब ये है, क्या किसी ने सोचा था कि उन सर्जनों में से एक मां हो सकती है? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे दिमाग में जेंडर को लेकर पहले से ही कुछ धारणाएं बनी होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट के बारे में सोचिए। शायद दिमाग में एक एकदम फिट और पावरफुल इंसान की तस्वीर बन रही होगी ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उस एथलीट को क्रॉनिक एस्थमा है? ये बात हमारी इस सोच को चैलेंज करती है कि फिजिकल लिमिटेशंस ही किसी की काबिलियत तय करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस किसी भी रूप में मिल सकती है। और अब एक आखिरी उदाहरण। एक लड़का है जिसने अभी अभी एक ड्राइंग कंपटीशन जीता है और वो अपना इनाम लेने के लिए स्टेज पर जा रहा है। कितना खुशी का पल है ना? और वो अपना इनाम लेने के लिए व्हीलचेयर पर आता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि टैलेंट और काबिलियत किसी भी फिजिकल कंडीशन से कहीं बढ़कर होते हैं। असल में ये सारे एग्जाम्पल्स हमें अपनी बनी बनाई सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो हमारे रोजमर्रा के बायसेस हैं ना, इन्हीं को दूर करने के लिए हमारा संविधान एक कानूनी और नैतिक रास्ता दिखाता है। ये हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच की खाई को भरने की एक कोशिश है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, एक तरफ तो है हमारा आइडियल, हमारा सपना कि सभी भारतीय बराबर हैं, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है। और यही वो लड़ाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान हमें एक शील्ड की तरह बचाता है। ये हमें बिना किसी भेदभाव के डर के जीने की आज़ादी की गारंटी देता है। और यही हमारी एकता का सबसे जरूरी हिस्सा है कि हम सब साथ रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं। हमें यह समझना होगा कि समानता कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया है, नहीं, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इक्वालिटी को हमें एक वैल्यू की तरह देखना होगा, एक ऐसा आदर्श जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप मैजिकली हो जाएगी। इसके लिए हमें मिलकर सोच समझकर कोशिश करनी होगी।
तो इस वादे को हर भारतीय के लिए हकीकत बनाने के लिए ना दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, लोगों का संघर्ष जो बराबरी की मांग करते हैं, और दूसरी, सरकार की तरफ से पॉजिटिव एक्शंस जो उन मांगों को पूरा करने में मदद करें। आखिर में एक बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ सरकारों या एक्टिविस्ट्स की नहीं है। बराबरी की इस लड़ाई में हम सबकी एक भूमिका है। तो सवाल यह है कि इस जरूरी सफर में आप अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। सरकार, ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? कभी न्यूज़ में, कभी घर पर बातचीत में। पर कभी सोचा है कि यह सरकार आखिर है क्या चीज़? ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसका शायद हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि सरकार होती क्या है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार के काम हमारी डे टू डे लाइफ पर कैसे असर डालते हैं। हो सकता है लगे कि ये तो बस बड़े बड़े फैसलों की बात है, लेकिन हकीकत में इसका असर हमारी रसोई में प्याज की कीमतों से लेकर देश की सरहदों की सुरक्षा तक महसूस होता है। अब जरा इन अखबार की सुर्खियों पर एक नज़र डालिए। ये हमें सरकार के अलग अलग कामों की एक छोटी सी झलक देती हैं। देखिए, एक तरफ सरकार प्याज की कीमतें कंट्रोल कर रही है, तो दूसरी तरफ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा भी कर रही है। कहीं बाढ़ से निपटने का प्लान बन रहा है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पर फैसला हो रहा है। तो पॉइंट यह है कि सरकार के काम का दायरा बहुत ही बड़ा है। सड़कें और स्कूल बनाने जैसे कामों से लेकर देश की सीमाओं की रक्षा करने और दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने तक। और तो और, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो मदद पहुंचाना और ये पक्का करना कि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सब सरकार की ही जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब कामों के लिए किसी की जरूरत ही क्यों है? लोग अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकते? आखिर हमें सरकार चाहिए ही क्यों? जरा सोचिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं एक समाज में, तो उसे ठीक से चलाने के लिए कुछ नियम कायदों की जरूरत तो होगी, है ना? बस यहीं से सरकार की भूमिका शुरू होती है। ये उस बुनियादी जरूरत का जवाब है जिससे किसी भी समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। तो अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो सरकार एक सिस्टम है जो लोगों की तरफ से फैसले लेता है और फिर उन्हें लागू भी करता है। इसका मेन काम है लीडरशिप देना और ऐसे नियम बनाना जो सब पर लागू हों, ताकि पूरा समाज एक सिस्टम से चल सके। और इस पूरी व्यवस्था का, इन सारे नियमों का आखिरी फायदा क्या है? जब नियम होते हैं और उन्हें लागू करने वाली कोई संस्था होती है, तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही सुरक्षा और स्थिरता किसी भी समाज की नींव होती है। अब सोचिए, भारत इतना बड़ा और विविध देश है। क्या यह मुमकिन है कि कोई सिर्फ एक जगह, मान लीजिए दिल्ली से, पूरे देश को चला ले? नहीं। इसीलिए शासन को असरदार बनाने के लिए इसे अलग अलग लेवल्स पर बांटा गया है। इस नक्शे को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हमारा देश, इसकी विशालता साफ दिखती है। जाहिर है, इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को सिर्फ एक सेंटर से चलाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। भारत में सरकार के मोटे तौर पर 3 लेवल हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर, यानी केंद्र सरकार, जो पूरे देश से जुड़े मामलों पर फैसले लेती है। फिर आता है राज्य स्तर, जो हरियाणा या असम जैसे पूरे एक राज्य के लिए काम करती है। और आखिर में है स्थानीय स्तर, जो हमारे गांव, कस्बे या मोहल्ले के मामलों को देखता है। अब ये उदाहरण देखिए, बड़े दिलचस्प हैं। रूस के साथ रिश्ते कैसे होंगे, ये फैसला कौन करेगा? जाहिर है केंद्रीय स्तर पे होगा। हरियाणा के किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला राज्य सरकार का होगा, और एक गांव में कुआं कहाँ खुदेगा, ये फैसला तो वहीं की स्थानीय सरकार ही लेगी। इससे हमें साफ समझ आता है कि किस लेवल की सरकार कौन सा काम देखती है। ठीक है, सरकार है, उसके लेवल्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सरकार को कानून बनाने और उन्हें लागू करने की ये पावर, ये शक्ति मिलती कहाँ से है? क्या ये शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में होती है या हम सब लोगों के पास? इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक राजा है जिसके पास ताकत विरासत में आई है, और दूसरी तरफ ये महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए सरकार में अपनी आवाज के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये शक्ति के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। और यहीं से सरकार के 2 मुख्य रूप सामने आते हैं। एक है राजतंत्र और दूसरा लोकतंत्र। राजतंत्र में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राजा या रानी के पास सारी शक्ति होती है और उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। लेकिन लोकतंत्र में असली बॉस जनता होती है। लोग वोट के जरिए अपनी सरकार चुनते हैं और उस सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा चुनी जाती है।
और लोगों की इस शक्ति का सबसे बड़ा जरिया है उनका वोट। लेकिन क्या यह अधिकार हमेशा से सबके पास था? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एक जमाना था जब वोट देने का अधिकार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था। शुरू के लोकतंत्रों में सिर्फ वही पुरुष वोट दे सकते थे जिनके पास अपनी जमीन जायदाद होती थी और जो पढ़े लिखे होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाएं, गरीब और जो पढ़ लिख नहीं पाए थे वो सब सरकार चुनने की इस पूरी प्रक्रिया से ही बाहर थे। वोट का अधिकार ये आसानी से नहीं मिला। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सफ्रेज मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें महिलाओं ने जबरदस्त संघर्ष किया। उन्होंने भूख हड़तालें की, प्रदर्शन किए और जेल भी गईं। तब जाके उन्हें यह अधिकार मिला। सोचिए, अमेरिका में 1920 में और ब्रिटेन में 1928 में जाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार मिला। और इसी लंबी लड़ाई का नतीजा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, एडल्ट यानी एक तय उम्र पार कर चुके नागरिक, और मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, मतलब देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। भारत में भी गांधी जी जैसे कई नेताओं ने इस विचार का जोरदार समर्थन किया। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि जिस इंसान के पास दौलत है उसे तो वोट मिले, लेकिन वो इंसान जिसके पास अच्छा चरित्र है पर पैसा या डिग्रियां नहीं है, उसे कोई वोट ना मिले। तो ये बात साफ है कि वोट देने का अधिकार कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक बहुत कीमती शक्ति है जो एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद हासिल हुई है। ये हमें उन लाखों लोगों के संघर्ष की याद दिलाता है जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। तो एक पल के लिए सोचिए, इतनी मुश्किल से मिली इस शक्ति का इस्तेमाल करना आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। लोकतंत्र ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चुनाव, सरकार, शायद यही सब कुछ। लेकिन इसके दिल में क्या है? इसकी असली ताकत क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी कहानी से जो हमें सीधे साउथ अफ्रीका ले जाएगी। एक ऐसा देश जो बहुत गहरे बंटवारे से निकलकर एक ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचा। हमारी ये कहानी जोहान्सबर्ग की गलियों में शुरू होती है। यहाँ 11 साल की एक लड़की है, माया नायडू, जो अपनी माँ की घर के काम में मदद कर रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। पुराने बक्सों की सफाई करते करते माया के हाथ एक स्क्रैप बुक लगती है। उसके अंदर एक 15 साल के लड़के की ढेर सारी तस्वीरें और अखबार की कुछ कतरें थीं। माया ने अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन है, और उसकी माँ का जो जवाब था वो सच में चौंकाने वाला था। उस लड़के का नाम था हेक्टर पीटरसन, और पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। जरा सोचिए, ये सुनकर माया कितनी हैरान रह गई होगी। माया की माँ ने उसे समझाया कि उस वक्त साउथ अफ्रीका पर रंग भेद के कानूनों का राज था। रंग भेद मतलब नस्ल के आधार पर अलगाव। ये सिर्फ कोई एक कानून नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जिसने साउथ अफ्रीका के लोगों को सफेद, काले, भारतीय और कलर्ड मतलब मिश्रित नस्लों में बांट दिया था, और यही तय करता था कि कौन कैसे जिएगा। और ये अलगाव सिर्फ कागजों पर नहीं था, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच था। अलग अलग नस्लों के लोग एक दूसरे के आसपास रह भी नहीं सकते थे। मिलजुलना तो दूर की बात थी। अस्पताल, एम्बुलेंस, ट्रेनें, बसें, सब कुछ अलग था। काले लोगों को तो वोट देने तक का अधिकार नहीं था। और तो और, देश की सबसे अच्छी जमीन सिर्फ सफेद लोगों के लिए रखी गई थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां काले और दूसरे लोगों को सफेद लोगों के बराबर समझा ही नहीं जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि हेक्टर किस बात का विरोध कर रहा था? वो और उसके जैसे हजारों स्टूडेंट्स इस बात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें स्कूल में अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये उन सफेद शासकों की भाषा थी जो उन पर राज कर रहे थे, जबकि वो अपनी भाषा ज़ुलू सीखना चाहते थे। ये लड़ाई सिर्फ एक भाषा की नहीं थी, ये अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। हेक्टर की मौत 1976 में हुई, और ये रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में एक चिंगारी की तरह फैल गई। नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं की अगुवाई में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दशकों तक संघर्ष किया, और आखिरकार 1994 में उनकी जीत हुई। साउथ अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना जहां सभी नस्लों के लोगों को बराबर माना गया। साउथ अफ्रीका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
आखिर किसी सरकार को लोकतांत्रिक क्या चीज बनाती है, और एक लोकतांत्रिक सरकार अपने ही लोगों को रंग भेद जैसे भयानक अन्याय से कैसे बचाती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, और वो है लोगों की भागीदारी। एक सच्चे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत यही है कि असली ताकत सरकार में नहीं बल्कि उन नागरिकों के हाथ में होती है जो उसे आकार देते हैं। तो ये भागीदारी होती कैसे है? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है नियमित चुनावों में अपना वोट डालना। इसके बाद आता है सरकार के काम में दिलचस्पी लेना और उस पर सवाल उठाना। लोग रैलियों और हस्ताक्षर अभियानों के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बन सकते हैं और अखबारों, टीवी जैसे मीडिया का इस्तेमाल करके जरूरी मुद्दों पर बहस कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका असल में बहुत गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2005 में जब एक सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए तो लोगों ने रैलियों और हस्ताक्षर अभियानों के जरिए इसका जोरदार विरोध किया। नतीजा क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। और यह हमें दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल है। चाहे वो किसी अखबार में खत लिखना हो या अपने मोहल्ले की समस्याओं को उठाने के लिए स्थानीय संस्थाओं से जुड़ना हो, ये सब भागीदारी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो भागीदारी तो हो गई लोकतंत्र की एक अहम कड़ी, पर इसका एक और बहुत जरूरी काम है, वो है संघर्षों को सुलझाना। देखिए, जब अलग अलग संस्कृति, धर्म या इलाकों के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें मतभेद होना तो स्वाभाविक है। भारत में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कावेरी नदी। ये नदी लाखों लोगों को जीवन देती है, लेकिन यही नदी दो राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बड़े विवाद की वजह भी है। तो ये संघर्ष है क्यों, जरा समझिए। कर्नाटक को अपने खेतों की सिंचाई और बेंगलोर जैसे बड़े शहर के लिए कृष्णा सागर बांध से पानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु को अपनी फसलों के लिए मेट्टूर बांध में पानी की जरूरत है, और ये बांध तभी भरता है जब कर्नाटक अपने बांध से पानी छोड़ता है। अब जब दोनों राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा पानी नहीं मिलता तो जाहिर है टकराव होता है। और यहीं पर एक लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हिंसा या जबरदस्ती के बजाय सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो देश के कानूनों के मुताबिक पानी का एक निष्पक्ष बंटवारा तय करे, मतलब कानून और बातचीत के जरिए संघर्ष को हल करना। संघर्षों को निष्पक्ष तरीके से हल करना, यह हमें लोकतंत्र के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है, और वो है सभी के लिए समानता और न्याय की प्रतिबद्धता। देखिए, समानता और न्याय ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार इस बात को समझती है और सदियों से चले आ रहे अन्याय को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाती है, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी प्रथाओं पर पाबंदी लगाना, उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करना जिन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया गया है, या फिर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की फीस माफ कर देना। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर हम पर यानी देश के नागरिकों पर ही आ जाती है। जैसा कि ये कथन कहता है कि अगर किसी देश के लोग सतर्क हैं और इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि देश कैसे चलाया जा रहा है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक चरित्र और भी ज्यादा मजबूत होगा। एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ एक अच्छी सरकार पर नहीं बल्कि जागरूक और सक्रिय नागरिकों पर टिका होता है। तो साउथ अफ्रीका की उस कहानी से लेके पानी के विवादों और न्याय की इस तलाश तक हमने ये देखा कि लोकतंत्र कोई सीधी साधी मशीन नहीं है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। एक लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और एक नागरिक की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? तो चलिए आज एक गांव की बैठक की कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी मीटिंग हमारे लोकतंत्र की नींव को इतनी मजबूती देती है। हाँ, तो हमारी कहानी शुरू होती है हरदास गांव से। यहाँ आज का दिन काफी खास है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है वहां? अरे, ये कोई मामूली बैठक नहीं है, ये तो नई चुनी हुई ग्राम पंचायत की पहली ग्राम सभा है। मतलब वो जगह जहां गांव के सब लोग एक साथ मिलकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोग सीधे अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो जैसे ही बैठक शुरू होती है, बात सीधी गांव की असली समस्याओं पर आ जाती है। चलिए देखते हैं कि लोगों की असल परेशानियां हैं क्या।
तो सबसे पहले तीजिया नाम की एक महिला एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाती हैं। मुद्दा है पानी की कमी का, एक ऐसी समस्या जो गांव के हर घर को परेशान कर रही है। इसके बाद एक और बात सामने आती है, लोगों में ना कानाफूसी शुरू हो जाती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल परिवारों की लिस्ट है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या सच में ऐसा है? और तभी सरोज नाम की एक महिला हिम्मत दिखाती हैं। वो एक ऐसे गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाती हैं जिनका नाम जाने अनजाने उस लिस्ट से हटा दिया गया था। और पता है, ये सब हो रहा है एक बहुत ही ताकतवर जमींदार अमीर चंद की मौजूदगी में। वो वहां बैठे सब पर नजर रखे हुए हैं। जाहिर है बैठक का माहौल थोड़ा टेंस तो हो ही गया है। ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था है जो इन आम लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देती है कि वो अपनी आवाज उठा सकें। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जो यहाँ काम कर रहा है। इसे ही पंचायती राज कहते हैं। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव है ग्राम सभा। ये क्या है? ये गांव के सभी अडल्ट वोटर्स की एक मीटिंग है। मतलब कोई भी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वो इसका सदस्य है। और फिर आती है ग्राम पंचायत। अब ये क्या है? ये एक छोटी सी इलेक्टेड काउंसिल है। इसे ग्राम सभा ही 5 साल के लिए चुनती है ताकि वो गांव के सारे विकास के काम देख सके। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्राम सभा वो लोगों की आवाज है और ग्राम पंचायत वो काउंसिल है जो उस आवाज को हकीकत में बदलती है। एक आवाज, दूसरा एक्शन। अब ये समझना जरूरी है कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एक गांव तक ही नहीं रुका हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। तो पंचायत के काम भी बहुत जरूरी हैं, जैसे पानी के सोर्स, सड़कें, स्कूल बनाना, उनकी देखभाल करना, फिर गांव के टैक्स इकट्ठा करना और जो भी सरकारी स्कीम्स आती हैं उन्हें लागू करना। और हाँ, ये गांव लेवल की सरकार अकेले काम नहीं करती। ये दरअसल एक 3 टियर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और उसके भी ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद होती है। अच्छा, चलिए वापस हरदास की उस मीटिंग में चलते हैं। वहां अनवर नाम का एक ग्रामीण पानी की समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन सुझाता है जो उसने कहीं और देखा था। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स बंजर जमीन में भी जान डाल सकते हैं, उसे फिर से हरा भरा बना सकते हैं। वाकई ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। तो इतनी सारी बातचीत हुई, इतनी सारी समस्याएं उठी, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि हरदास में लोगों की आवाज ने आखिर क्या बदलाव लाया। तो पंचायत ने फैसला लिया, पानी की समस्या के लिए फौरन 2 हैंडपंप गहरे किए जाएंगे और एक कुआं साफ होगा। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए वाटरशेड स्कीम पर रिसर्च होगी। और हाँ, बीपीएल लिस्ट की गड़बड़ी को भी ठीक करने का वादा किया गया। ये क्या दिखाता है? यही कि जब लोग सवाल पूछते हैं तो चुने हुए नेताओं को जवाब देना ही पड़ता है। यही तो है डेमोक्रेसी की असली पावर। तो इस पूरी कहानी का टेकअवे क्या है? यही कि ग्राम सभा की असली भूमिका अपने चुने हुए नेताओं पर नजर रखना है, उन्हें जिम्मेदार बनाना है ताकि कोई गलत काम ना हो, कोई पक्षपात ना हो। हरदास की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब लोगों को अपना शासन खुद करने की ताकत मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जमीन को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा कैसे पूरे गांव के सिस्टम की पोल खोल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे और समझेंगे कि एक गांव असल में चलता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है मोहन से। मोहन एक किसान है। एक सुबह वो उठता है और देखता है कि उसके खेत की जो बाउंड्री है, जिसे हम मेड़ भी कहते हैं, वो अपनी जगह से खिसक गई है और खिसकी भी है उसके पड़ोसी रघु के खेत की तरफ। अब देखिए, बात सीधी सी है। मोहन का कहना है कि भाई रघु ने जानबूझकर मेड़ खिसकाई और मेरी जमीन दबा ली। और दूसरी तरफ रघु है जो साफ साफ मुकर रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये पावर का भी खेल था। मोहन थोड़ा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि रघु का परिवार गांव का बड़ा परिवार था, उनके पास बहुत खेत थे और तो और रघु का चाचा गांव का सरपंच था। तो जाहिर है मोहन को लगा कि वो इस लड़ाई में अकेला है, कमजोर है। बात सिर्फ कहा सुनी तक नहीं रही।
मामला गर्मा गया। रघु ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर मोहन की पिटाई कर दी। लेकिन तभी गांव वाले, पड़ोसी, वो सब शोर सुनकर दौड़े आए और उन्होंने बीच बचाव करके मोहन को बचाया। मतलब कम्युनिटी ने अपना रोल निभाया। तो ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा, वो झगड़ा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो अब सवाल ये है कि मोहन क्या करता है? वो फैसला करता है कि अब कानून का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोहन के दोस्तों ने सलाह दी कि भाई पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, कौन से पुलिस स्टेशन जाएं? शहर में तो कई थाने होते हैं। क्या वो किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया, मतलब एक इलाका तय होता है। इसे कहते हैं अधिकार क्षेत्र। और नियम यह है कि घटना जिस इलाके में हुई है, शिकायत भी उसी इलाके के थाने में दर्ज होगी। तो मोहन सही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के इंचार्ज एसएचओ से मिलता है। पर क्या उसकी शिकायत सुनी जाएगी? लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना होता है सरकारी सिस्टम से। जो इंचार्ज है, एसएचओ, वो उसकी बात को टाल देता है। कहता है, अरे ऐसी छोटी मोटी शिकायतों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो हकीकत है जो अक्सर आम आदमी को झेलनी पड़ती है। पर यहाँ फिर से गांव वाले काम आते हैं। मोहन के जो पड़ोसी थे वो गवाह थे। उन्होंने जब एसएचओ के सामने मजबूती से अपनी बात रखी, तब जाकर उसे झुकना पड़ा। आखिरकार उसने शिकायत दर्ज कर ली। देखिए, साथ खड़े होने की कितनी ताकत होती है। चलो, पुलिस का काम तो हो गया, पर इस झगड़े का असली हल कहीं और था, कागजों में, सरकारी रिकॉर्ड्स में। तो अब किस्से कहानियों से हटकर फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। और इस रिकॉर्ड्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है पटवारी। पटवारी वो सरकारी अफसर है जिसके पास मोहन की प्रॉब्लम का पक्का फैक्ट बेस्ड सॉल्यूशन है। गांव की जमीन का सारा हिसाब किताब इसी के पास होता है। तो पटवारी करता क्या क्या है? सिर्फ जमीन नापना ही उसका काम नहीं है। वो गांव के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उन्हें अपडेट करता है। जो जमीन का टैक्स यानी लगान होता है, उसे इकट्ठा करने में मदद करता है। और तो और सरकार को ये जानकारी भी देता है कि गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। मतलब वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत जरूरी कड़ी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, वो ऐसे झगड़ों को असल में सुलझाते कैसे हैं। देखिए, पटवारी के पास असल में दो कमाल की चीजें होती हैं। एक तो होता है नक्शा, जिसमें गांव की एक एक इंच जमीन, हर खेत का डिजाइन बना होता है। और दूसरा होता है एक रजिस्टर, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सा खेत किसके नाम पर है। ये नक्शा और रजिस्टर मिलकर ही पूरे सिस्टम की जान है। और इसी रजिस्टर को कहते हैं खसरा। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है मालिक का नाम, पिता का नाम, खेत का एरिया कितना है, कौन सी फसल लगी है, सब कुछ। जैसे यहाँ दिख रहा है, मोहन के नाम 0.75 हेक्टेयर जमीन है और रघु के नाम 3.00 हेक्टेयर। और बस यहीं पर झगड़ा खत्म हो जाता है। कैसे? पटवारी को सिर्फ इतना करना है कि वो मौके पर जाकर दोनों खेतों को नापे और फिर उस नाप को इस नक्शे और खसरा रिकॉर्ड से मिला ले। अगर नाप में गड़बड़ है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसा सबूत है जिसके आगे कोई बहस टिक ही नहीं सकती। अब ये पटवारी अकेले काम नहीं करता, इसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं। पटवारी के काम को तहसीलदार देखता है और तहसीलदार के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये सब मिलकर पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाते हैं, जो जमीन से जुड़े सारे मामले देखता है। तो मोहन का झगड़ा तो सुलझ गया क्योंकि रिकॉर्ड्स ने सच बता दिया। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा सबके लिए बराबर काम करता है? चलिए एक बड़े सवाल पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विचार की, जमीन पर महिलाओं का हक। सदियों से हमारे समाज में जमीन का मतलब था पुरुषों की मिल्कियत। ये जो बात है, इसे इस कविता में बहुत अच्छे से बताया गया है। पिता को घर विरासत में मिला दादा से, और सब कहते हैं वो इसे छोड़ जाएंगे भैया के लिए। पर मेरे और मेरी माँ के बारे में क्या? ये सवाल सदियों तक पूछा जाता रहा। लेकिन फिर साल 2005 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकार एक नया कानून लेकर आई, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। अब परिवार की जमीन में बेटे, बेटी और माँ तीनों का बराबर का हक होगा।
ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। तो हमने देखा कि मोहन जैसे मामलों के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, महिलाओं को हक देने के लिए भी कानून बन गया है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या सिर्फ कागज पर नाम लिख देने से ही न्याय मिल जाता है? रिकॉर्ड्स ये तो बता सकते हैं कि जमीन किसकी है, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हर किसी को उसका हक असल में मिल भी जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे शहर की ये जो भागती दौड़ती सड़कें हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, या हमारे घरों में जो पानी आता है, ये सब चलता कैसे है? ये वो सिस्टम है जो हमें दिखते तो नहीं, पर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो चलिए आज इसी शहरी प्रशासन की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आम से रविवार की दोपहर से। माला और उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रेहाना अपनी गली में मजे से क्रिकेट खेल रहे थे। और खेल खेल में ही रेहाना ने ऐसा शॉट मारा, इतना जोर से और इतनी ऊंचाई पर कि गेंद सीधी जाके स्ट्रीट लाइट से टकराई और वो टूट गई। बस यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इतने बड़े शहर में ये जो छोटी छोटी चीजें टूट जाती हैं, इन्हें ठीक कौन करता है? और सबसे बड़ी बात, इसके पैसे कौन देगा? अब सारे बच्चे घबराकर भागे भागे पहुंचे अपनी एक भरोसेमंद पड़ोसी यास्मीन खाला के पास। और अच्छी बात यह थी कि यास्मीन खाला हाल ही में नगर निगम से रिटायर हुई थीं, तो उन्हें इन सब चीजों की जानकारी थी। तो यास्मीन खाला ने उन्हें समझाया कि देखो, इसका पैसा किसी एक इंसान की जेब से नहीं जाता। इसके लिए एक बहुत बड़ी संस्था जिम्मेदार है, जिसे हम कहते हैं नगर निगम। तो चलिए अब इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से जानते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा शहर काम कैसे करता है। तो आखिर ये नगर निगम है क्या? देखिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रीट लाइट, कचरा उठाना, पानी की सप्लाई, स्कूल, अस्पताल, पार्क, इन जैसी सभी शहरी सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। जो बड़े शहर होते हैं जैसे पुणे, वहां इसे नगर निगम कहते हैं, और जो छोटे कस्बे होते हैं वहां इसे नगर परिषद कहा जाता है। और हाँ, नगर निगम का काम सिर्फ टूटी हुई स्ट्रीट लाइट ठीक करना नहीं है। अरे, इनकी तो टू डू लिस्ट बहुत लंबी है। सड़कों का रखरखाव, कचरा इकट्ठा करना, पानी की सप्लाई, यहाँ तक कि स्कूल और अस्पताल चलाना, बाग बगीचों की देखभाल करना और शहर में बीमारियां ना फैले, ये देखना भी इन्हीं का काम है। तो सवाल ये है कि इन सब कामों का इंचार्ज कौन है? देखिए, यहाँ पर ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है वार्ड पार्षद, जिन्हें हम और आप जैसे लोग वोट देकर चुनते हैं। इनका काम है फैसले लेना, बजट तय करना, समितियां बनाना। और दूसरी तरफ है प्रशासनिक कर्मचारी, ये नियुक्त किए जाते हैं। इनका लीडर होता है कमिश्नर, और इनका काम होता है पार्षदों के लिए गए फैसलों को लागू करना। मतलब एक टीम फैसले बनाती है तो दूसरी टीम उन्हें जमीन पर उतारती है। अच्छा, तो ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? इसका पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले पूरे शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। फिर हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं। ये सारे पार्षद मिलकर अलग अलग मुद्दों के लिए समितियां बनाते हैं, जैसे पानी की समस्या के लिए या सफाई के लिए। फिर सब मिलकर पूरे शहर का एक बजट बनाते हैं और उसे पास करते हैं। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी प्रशासनिक कर्मचारी उन फैसलों पर काम शुरू करते हैं। चलो, ये सिस्टम तो समझ में आ गया, पर एक बड़ा सवाल, इतने सारे कामों के लिए पैसा कहां से आता है? देखिए, शहर के बजट का एक बड़ा सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब जो घरों और जमीनों पे टैक्स लगता है। पर मजे की बात यह है कि ये कुल बजट का सिर्फ 25 से 30% ही होता है। तो बाकी पैसा कहां से आता है? बाकी पैसा आता है दूसरे कई तरह के टैक्स से। इसका मतलब ये है कि शहर को चलाने में हम सब कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। घरों पर, पानी पर, होटलों पर, दुकानों पर टैक्स लगता है। अरे, हम जो मूवी देखने जाते हैं ना, उस टिकट पर भी टैक्स लगता है। ये सब पैसा मिलकर ही शहर को चलाता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिस्टम ठीक से काम ना करे? तब एक आम नागरिक क्या कर सकता है? चलिए अब एक दूसरी कहानी सुनते हैं, एक सामुदायिक विरोध की। तो हुआ यूं कि एक मोहल्ले में कचरा उठ ही नहीं रहा था। सोचिए, हर तरफ कचरे के ढेर, बदबू, मक्खियां, मच्छर, लोग बीमार पड़ने लगे थे। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बच्चों का गली में खेलना भी बंद हो गया था। और तभी उस मोहल्ले की एक महिला गंगाबाई ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, अरे, हमें वार्ड पार्षद के पास जाना चाहिए, आखिर हमने ही तो उन्हें वोट देकर जिताया है। ये होती है असली नागरिक शक्ति। और गंगाबाई सिर्फ बोली नहीं, उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने कुछ और महिलाओं को साथ लिया,
फिर वो सब मिलकर सीधे वार्ड पार्षद के घर पहुंच गईं और नारे लगाए। इसके बाद मोहल्ले के सभी बड़ों से एक पिटीशन साइन करवाई, और तो और वो पार्षद को भी अपने साथ लेकर कमिश्नर से मिलने चली गईं और साफ साफ कह दिया कि अगर काम नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। अब कमिश्नर साहब ने बहाना बनाया कि जी हमारे पास ट्रक कम है। इस पर गंगाबाई ने क्या शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, अच्छा, पर अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए तो आपके पास बहुत ट्रक हैं। बस ये सुनते ही कमिश्नर साहब की बोलती बंद हो गई। तो नतीजा क्या निकला? एक और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उस मोहल्ले में सफाई एकदम रेगुलर हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि जब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। चलिए अब थोड़ा आज के जमाने की बात करते हैं। एक मॉडर्न शहर को चलाने में अब क्या नई चैलेंजेस सामने आ रही हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें होता क्या है कि नगर निगम पैसे बचाने के लिए कचरा उठाने जैसे काम सरकारी कर्मचारियों से न करवाकर प्राइवेट कंपनीज को ठेके पर दे देती है। लेकिन इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो ये काम करते हैं। इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को अक्सर पैसे कम मिलते हैं। इनकी नौकरी पक्की नहीं होती, कभी भी जा सकती है। ऊपर से ये काम होता भी खतरनाक है, और ना तो इनके पास कोई सेफ्टी गियर होता है, और अगर चोट लग जाए तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। यहां दो तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ देखिए कैसे बिना किसी सुरक्षा के अनौपचारिक तरीके से कचरा उठाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित तरीका है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। बच्चे वापस यास्मीन खाला के घर भागते हैं और उन्हें याद आता है कि अरे, वो स्ट्रीट लाइट तो अभी भी टूटी हुई है। ये एक रिमाइंडर है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने आसपास, अपने मोहल्ले में देखिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे ठीक करने के लिए एक गंगाबाई की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। जब भी हम गांव के बारे में सोचते हैं तो मन में एक तस्वीर बनती है। हरे भरे खेत, शांत माहौल, सुकून भरी जिंदगी। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है? क्या गांव की जिंदगी सच में इतनी ही सरल होती है? चलिए आज इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है ना? बिल्कुल शांत और खूबसूरत। पर इन तस्वीरों के पीछे रोज की जिंदगी चलाना, घर चलाना असल में कैसा होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के एक गांव कलपट्टू। यह समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है, और यहाँ की खासियत यह है कि लोग सिर्फ खेती नहीं करते बल्कि और भी कई छोटे बड़े काम करके अपना गुजारा करते हैं। गांव में हमारी सबसे पहली मुलाकात होती है तुलसी से। तुलसी की कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। और जब तुलसी अपने काम के बारे में बताती हैं तो उनके शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। धान की रोपाई करना कमर तोड़ काम है। बस ये एक लाइन उनकी मेहनत और मुश्किलों को बयां करने के लिए काफी है। और ये जो तस्वीर है ना, ये उनके कहे एक एक शब्द को सच कर देती है। सोचिए, घंटों तक पानी में पैर डाले, कमर को झुकाए लगातार काम करना, ये कितना मुश्किल और थका देने वाला होता होगा। तो तुलसी की जिंदगी असल में है कैसे? देखिए, वो रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन पर सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हैं, और मजदूरी सिर्फ 40 रुपए रोज। और ये भी रोज का काम नहीं है, जब फसल का मौसम होता है तभी मिलता है। और इसके बाद भी आराम नहीं है। घर आकर खाना बनाना, सफाई करना, लकड़ियां लाना, पानी भरना, ये सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं की हैं। खेती का काम ना एक साइकिल की तरह है। पहले पौधे तैयार होते हैं, फिर उन्हें लगाया जाता है, फिर खरपतवार हटाई जाती है, और आखिर में कटाई होती है। लेकिन इन कामों के बीच में लंबा गैप होता है, और उस गैप में इन मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता, मतलब कोई कमाई भी नहीं। और इस बेबसी की सबसे दुखद कहानी सुनिए। एक बार जब उनकी बेटी बीमार पड़ी तो इलाज के लिए उन्हें रामलिंगम से कर्ज लेना पड़ा, और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी इकलौती गाय बेचनी पड़ी। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक ही झटके में खत्म हो गई। तो ये तो थी तुलसी की कहानी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं इस गांव की आर्थिक सीढ़ी पर और मिलते हैं सेकर से। सेकर के पास अपनी 2 एकड़ जमीन है, पर सवाल यह है कि क्या जमीन का मालिक होना ही काफी है? अब इन दोनों की जिंदगी में फर्क क्या है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है। एक तरफ तुलसी हैं जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, और दूसरी तरफ सेकर जिनके पास अपनी जमीन और एक गाय है।
मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सेकर के पास जमीन तो है, पर वो भी एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं, कर्ज के जाल में। होता यह है कि वो बीज और खाद एक व्यापारी से उधार लेते हैं, पर शर्त यह होती है कि फसल भी उसी व्यापारी को बेचनी पड़ेगी, वो भी बाजार से कम दाम पर। यह एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ अपनी खेती से सेकर का घर नहीं चल पाता। उनकी फसल से जो पैसा आता है वो मुश्किल से 8 महीने चलता है। बाकी के 4 महीने के लिए उन्हें रामलिंगम की चावल मिल में काम करना पड़ता है और अपनी गाय का दूध बेचकर कुछ और पैसे कमाने पड़ते हैं। अब तक हमने 2 नाम सुने हैं, तुलसी और सेकर, और दोनों की कहानी में एक नाम बार बार आया है, रामलिंगम। तो चलिए अब मिलते हैं कल्लप्पट्टू के सबसे अमीर और प्रभावशाली इंसान से, जिनकी दुनिया इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये टेबल सेकर और रामलिंगम की दुनिया के बीच के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ सेकर हैं, 2 एकड़ जमीन, खुद की मेहनत और व्यापारी से कर्ज, और दूसरी तरफ रामलिंगम, 20 एकड़ जमीन, मजदूर, खुद की चावल मिल, बीज की दुकान, और वो लोगों को कर्ज भी देते हैं। फर्क साफ है। और ये रामलिंगम की उस 20 एकड़ जमीन की एक झलक है। यही वो जमीन है जो एक तरफ उनके लिए दौलत पैदा करती है और दूसरी तरफ तुलसी जैसे लोगों के लिए बस कमर तोड़ मेहनत का एक मैदान बनकर रह जाती है। तो कल्लप्पट्टू की कहानी ने हमें खेती से जुड़ी जिंदगी दिखाई, पर भारत के गांव सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं हैं। आजीविका के और भी बहुत से तरीके हैं। चलिए जरा खेतों से बाहर निकलकर देखते हैं। जैसे पुदुपेट जैसे जो तटीय गांव हैं, वहां की जिंदगी पूरी तरह से समंदर पर निर्भर है। मछली पकड़ना और उसे बाजार में बेचना ही उनका मुख्य काम है। लेकिन इनके भी अपने संघर्ष हैं, जैसे मॉनसून में काम का ठप हो जाना और व्यापारियों के कर्ज का बोझ। और अगर हम पहाड़ों की तरफ चलें, जैसे नागालैंड, तो वहां कुछ अलग ही नज़ारा है। वहां पूरा का पूरा समुदाय मिलकर पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीदार खेत बनाता है ताकि चावल उगाया जा सके। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी लोग कैसे रास्ते निकाल लेते हैं। तो तुलसी, सेकर और इन मछुआरों की कहानियां ये सिर्फ अलग अलग किस्से नहीं हैं, ये असल में पूरे भारत की ग्रामीण सच्चाई की एक झलक हैं। अब जरा इन्हीं कहानियों को देश के बड़े आंकड़ों के साथ जोड़कर देखते हैं, और तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। ये आंकड़ा देखिए, भारत में हर 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब है कि उनके पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं है। और ये तो और भी बड़ा सच है। भारत के 80% किसान शिकर की तरह छोटे किसान हैं। मतलब देश के ज्यादातर किसानों के पास बहुत ही कम जमीन है, जिस पर गुजारा करना भी एक चुनौती है। और ये चार्ट इस पूरी असमानता को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। देखिए, सिर्फ 20% बड़े किसानों के पास देश की ज्यादातर खेती की जमीन है, और बाकी 80% किसान वो बहुत छोटी छोटी जमीनों पर किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। तो हमने ये पूरा संघर्ष देखा, किसी तरह बस जिंदा रहने का, गुजारा करने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ गुजारा करने से आगे बढ़कर एक अच्छी, एक समृद्ध जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो क्या कभी सोचा है कि एक बड़े हलचल भरे शहर की जिंदगी आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि यहां लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और कैसे रहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। दिन हो या रात, शहर हमेशा चलता रहता है। भागदौड़, गाड़ियां, दुकानें, लोग, सब कुछ। पर सवाल यह है कि इस शहर को असल में चला कौन रहा है? कौन है वो लोग जो इसे जगाए रखते हैं? उनकी कहानियां क्या हैं? तो इस शहर की इकोनॉमिक पहेली को समझने के लिए हम 4 बिल्कुल अलग अलग लोगों की जिंदगी में झांकेंगे। सड़क पर काम करने वाले से लेकर एक बड़े ऑफिस में बैठे मैनेजर तक। देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शहर की सड़कों से। यहीं पर हमें काम का सबसे कच्चा और कह सकते हैं सबसे अनिश्चित रूप देखने को मिलता है। ये हैं बच्चू माझी, उन अनगिनत लोगों में से एक जो हर रोज शहर की सड़कों पर अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। इनका काम है साइकिल रिक्शा चलाना। तो सवाल यह है कि बच्चू शहर आए ही क्यों? देखिए, वो खुद बताते हैं कि गांव में काम रोज नहीं मिलता था, और जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। बस इसी मजबूरी ने उन्हें शहर खींच लिया।
बच्चों का हर दिन एक लड़ाई जैसा है। सोचिए, दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में आते हैं बस 80 से 100 रुपए। उसमें से भी 50-60 रुपए तो खाने और किराए में ही चले जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर किसी दिन बीमार पड़े तो उस दिन की कोई कमाई नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, कुछ भी नहीं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है। शहर में ऐसे लाखों पटरी वाले हैं जिनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। पुलिस कभी भी आकर उन्हें हटाने के लिए कह सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सरकार अब इस बारे में सोच रही है और हॉकिंग जोन बनाने पर विचार कर रही है। मतलब पटरी वालों के लिए कुछ तय जगहें जहां वो बिना डर के अपना काम कर सके। बच्चों की तरह ही शहर में बहुत से लोग हैं जो ऐसी ही अनिश्चितता में जीते हैं। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो काम तो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जिनकी नौकरियों की कोई गारंटी नहीं होती। इस जगह को लेबर चौक कहते हैं। ये एक तरह का रोज का बाजार है, उम्मीदों का और कभी-कभी नाउम्मीदी का भी। यहाँ मजदूर रोज सुबह आकर खड़े हो जाते हैं, बस इस इंतजार में कि कोई आएगा और उन्हें दिन भर के काम के लिए ले जाएगा। तो ये कैजुअल या अनियमित मजदूर आखिर होता कौन है? सीधी सी बात है, जब मालिक को जरूरत होगी तब काम पर बुलाया जाएगा, जरूरत खत्म तो काम खत्म। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। ये है निर्मला, जो कपड़ा फैक्ट्री में दर्जी का काम करती हैं। उनका काम बहुत ही थका देने वाला है, सुबह 9 से रात 10 बजे तक, हफ्ते के 6 दिन। और ये काम भी पक्का नहीं है, मौसमी है। मतलब साल के 3-4 महीने तो उनके पास कोई काम ही नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। तो अब तक हमने उन लोगों की कहानियां देखी जिनके काम में कोई स्थिरता नहीं है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, उन लोगों का जिन्होंने अपना खुद का काम खड़ा किया है और एक स्थिर जिंदगी बनाई है। मिलिए हरप्रीत और वंदना से। वंदना की बात सुनिए, वो अपने बिजनेस का राज बता रही हैं। आजकल लोग सिले सिलाए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। उनके लिए आपको एक आकर्षक डिस्प्ले की भी जरूरत होती है। मतलब इन्होंने बाजार की नब्ज को पकड़ा और उसी हिसाब से अपना काम जमाया। हरप्रीत और वंदना की दुनिया बिल्कुल अलग है। उनका अपना शोरूम है, एक स्थायी बिजनेस। वो ना सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं। उनकी दुकान पक्की है, लाइसेंस वाली, और अपनी मेहनत से आज उनके पास कार और अपना फ्लैट भी है। ये वो आर्थिक सुरक्षा है जिसका बच्चू और निर्मला सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे ऊपरी पायदान पर चलते हैं। देखते हैं कि एक परमानेंट सिक्योर नौकरी आखिर होती कैसी है। मिलिए सुधा से। ये एक बड़ी बिस्किट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। इनकी कहानी में हमें जॉब सिक्योरिटी का असली मतलब समझ में आएगा। तो एक परमानेंट नौकरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है हर महीने एक पक्की सैलरी, ये भरोसा कि कल भी आपके पास ये जॉब रहेगी, और वो सारे फायदे जो कैजुअल काम में मिलना नामुमकिन है। अब देखिए सुधा को क्या क्या फायदे मिलते हैं। रेगुलर सैलरी तो है ही, साथ में बुढ़ापे के लिए बचत, पेड छुट्टियां और तो और पूरे परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा। अगर बीमार पड़ें तो उसकी भी छुट्टी मिलती है और सैलरी नहीं कटती। ये वो सेफ्टी नेट है जो बच्चू और निर्मला की जिंदगी में है ही नहीं। तो हमने 4 अलग अलग जिंदगियां देख ली। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये सब आपस में जुड़ी कैसे हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। कमाई, सुरक्षा, फायदे, सब में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बच्चू और निर्मला हैं जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, और दूसरी तरफ हरप्रीत, वंदना और सुधा जिनकी जिंदगी स्थिर है। पर क्या इनकी दुनिया सच में इतनी अलग थलग है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये जिंदगियां जो इतनी अलग लगती हैं, असल में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, लेबर चौक के मजदूर ही वो फैक्ट्री और दुकानें बनाते हैं जहां निर्मला काम करती है। निर्मला जो कपड़े सिलती है, हो सकता है वो हरप्रीत और वंदना के शोरूम में बिकते हों, और सुधा जिस ब्रांड की मार्केटिंग करती है वो इन्हीं दुकानों में बेचा जाता है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ी बात है, ये लाखों लोग शायद एक दूसरे से कभी मिले भी ना, पर ये उनका काम ही है जो उन्हें एक अदृश्य धागे से जोड़ता है, और इसी से शहर की जिंदगी का ताना बाना बुना जाता है ना सोचने वाली बात। अगली बार जब शहर की सड़कों पर निकलें तो जरा इन कनेक्शंस के बारे में सोचिएगा, उन अनगिनत धागों के बारे में जो हम सबको एक साथ जोड़ते हैं।